नमस्कार साथियों, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के रेडियो जयघोष में विदुषी कार्यक्रम में मैं समरीन आप सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूँ। असंभव क्या है, दुनिया में क्या ऐसा है जो एक नारी नहीं कर सकती? जी हाँ, आज चंद्रयान से लेकर खेल, शिक्षा सभी क्षेत्रों में महिलाएं भारतीय यशगाथा का प्रचार कर रही हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने जब बचपन में हॉकी को थामा तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गईं, और वहीं जब कलम को थामा तो फिर रेवांत साहित्यिक पत्रिका की संपादिका बन गईं। वर्तमान में वो विभिन्न साहित्यिक मंचों की संयोजिका और समाज सेविका भी हैं। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं उनकी कहानी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव। सबसे पहले मैं अनीता जी आपसे जानना चाहूँगी कि एक हॉकी खिलाड़ी के रूप में आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स से कब जुड़ा और कहाँ तक आपने अपनी ज़िंदगी में हॉकी की किन ऊंचाइयों को छुआ? समरीन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार जी। और मेरे परिवार में ना कोई हॉकी से खेल से है और ना कोई साहित्य से है। अच्छा। हाँ, लेकिन कॉलेज टाइम में हम लोग की हाइट ज़्यादा थी तो हर स्पोर्ट्स में हम लोग को लेते थे। बस एक बार मेरा स्टेट लेवल का सिलेक्शन हुआ, फिर वो हम बढ़ते ही गए जी। फिर शादी भी हो गई। फिर यूपी हॉकी एसोसिएशन के में भी रहे। अच्छा। फिर इलाहाबाद हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी थे। हमने बड़े बड़े टूर्नामेंट भी कराए। एक फैमिली के साथ, छोटा बच्चा भी था, उसके साथ हम मैनेज करते थे और मेरे परिवार में भी लोगों ने साथ दिया इसका। जी। फिर उसके बाद चलता रहा। फिर कब तक हॉकी खेलेंगे, लेकिन आज भी अगर कोई टूर्नामेंट होता है, जैसे बहुत होते हैं हम लोग के अभी भी, तो हम लोग खेलते हैं। अच्छा। खेल से अभी भी हम लोग को बहुत, हमारा हॉकी और कलम दोनों अंतर्राष्ट्रीय मंच तक गया है। तो ये हॉकी से कलम तक का जो सफ़र था, उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइए। हाँ, इसका सफ़र का कारण ये है कि हम लोग के श्रीवास्तव में लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। हाँ, अगर आप पढ़ी नहीं है तो, और एक डर भी रहता था कि अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो खेल नहीं पाएंगे। तो उसमें हम हमेशा पढ़ाई में भी हम बहुत अच्छे रहे, फर्स्ट डिविजनर ही रहे सब। उसके बाद हमने AA PhD किया है। अच्छा। इलाहाबाद से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। फिर ऐसे ही लिखते रहे, मैगजीन्स में देते थे, इंटरव्यू थोड़ा लेने जाते। फिर हम घर से ही बैठते थे। तो हमारी जो प्रेरणा है साहित्य में आने की, डॉक्टर रमा सिंह जी हैं। वो अभी हैं नहीं, तो हमेशा कहती थी, अनीता तुम्हारे पास इतना है, इतना ज्ञान है, तुम कुछ अपना करो। तो फिर मैं क्या करूं? तो मेरे बेटी की शादी भी हमने बहुत छोटी उम्र में कर दी। 43 साल में मैं नानी बन गई। अच्छा। हाँ, तो मुझे बहुत लोगों ने कहा, फिर हमने कहा अच्छा चलो मैगजीन निकालते हैं। तो ये रेवांत पत्रिका तभी निकला। फिर रजिस्टर्ड पत्रिका है हमारी। और जब हमने पत्रिका का लोकार्पण किया था तो बहुत पत्रकार हमें, आपने कैसे हिम्मत किया, कैसे चलाएंगी लखनऊ में इतने, हमने कहा वक्त बताएगा। फिर मैंने उनको 3 साल बाद बता दिया कि रेवांत दुनिया के हर कोने में चर्चित है। और इसके पत्रिका के उससे हम एक बड़ा सम्मान देते हैं, उसमें एक ही लोग को देते हैं, वो भारत में किसी को चयन होता है उसका, मेरी कमेटी है। हाँ, फिर हम एक ही महिला को आप चुनते? नहीं, पुरुष महिला कोई भी। अच्छा। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अच्छा। और हम काफ़ी जगहों पे कभी सम्मेलन करा चुके हैं। बाहर भी हम 23 अंतर्राष्ट्रीय मंचों से हिंदी का प्रचार और प्रसार और कभी सम्मेलन करा चुके हैं। हमें भी काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिल चुके हैं। भारत में मिलता ही है, लखनऊ में भी लोग पहचानते हैं मेरे कामों को, तो मिलता ही है। अच्छा लगता है जब आपके काम का सम्मान होता है। उसके बाद फिर हमने सोशल के लिए रेयान मंच शुरू किया। अच्छा। हाँ, रेयान मंच में हम 24 महिलाओं को सम्मानित करते, रेयान अस्मिता सम्मान। अच्छा। क्योंकि महिलाओं का सबसे बड़ा अस्मिता ही होता है। बिल्कुल। और उसमें हम हर एक क्षेत्र से लेते, कोई एक पर्टिकुलर नहीं कि हम साहित्यकार ही ले, और ये टोटली महिलाओं का ही है। तो ये करते हैं, सोशल वर्क करते हैं जहाँ जो ज़रूरत होती है। प्लस हमारे लखनऊ में या बहुत जगहों से हमें ये शिकायत मिलती है कि अनीता जी आप महिलाओं के लिए ही काम करती हैं। तो फिर हम जब कभी सम्मेलन करवाते हैं तो उसमें हम पुरुषों को भी, जो मेरे मंच पे रहते हैं और जो महिलाएं रहती, उनको हम साहित्य गौरव सम्मान भी देते हैं। अच्छा। तो
बस साहित्य से यही हम लोग का है और दिन रात साहित्य में ही डूबे रहना है। ये छोटा सा मेरा परिचय है। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहूँगी अनीता जी कि जो महिलाएं, हम सबकी ज़िंदगी के अपने अपने स्ट्रगल्स होते हैं। कभी हम उन्हें पेन डाउन करते हैं और कभी नहीं लिखते हैं और वो अंदर रह जाता है। जब आप उसको लिखते हैं जी तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या हल्कापन आता है या फिर लिखना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हमें बताइए। हाँ, ज़रूर। लिखना और लोगों को के सामने उसको प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा, लोगों तक भी पहुँचाइए। हाँ, उसको पहुँचाएंगे नहीं तो वो फिर तो आपकी कलम रुक गई, आपके लिए नहीं। पहुँचाना इसलिए ज़रूरी है, हो सकता है कि मेरे सार्थक प्रेरणा से उनको कुछ प्राप्त हो, वो भी कुछ सीखें, तो लिखना इसलिए ज़रूरी है। और जब आपने पहुंचाने की बात की तो मेरे जहन में ये सवाल भी आता है कि जब आप अपना लिखा रफली कुछ भी लिखें, लेकिन जब आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं तो फिर आपको उसके फीडबैक्स भी मिलते हैं और कहीं ऐसे फीडबैक्स मिले जिससे आप डीमोरलाइज हो गए तो लीजिए एक और दिल टूटने वाली की वजह मिल गई आपको। तो किस तरह से ग्रामेटिकली ईश्वर खुदा का आशीर्वाद है मेरे पर कि मैंने जहाँ काम किया वहाँ हमें सपोर्ट मिला है। नहीं, मैं इन जनरल लोगों के लिए पूछ रही हूँ नहीं, कि अगर कोई लिखना शुरू करता है अच्छा, तो वो किन किन बातों का ध्यान रखे एक अच्छे साहित्य को लिखने में? भाषा की गरिमा मर्यादा तो बहुत जरूरी है कि आप भाषा की मर्यादा नहीं रहेगी तो साहित्य बेकार है आपका। मतलब आप ये कह रही हैं कि एक इस्लाह के लिए इंसान आप चुनिए जो आपका गुरु हो, जो उसको रेक्टिफाई करता रहे। बिल्कुल। आप अगर भाषा नहीं रहेगी, मंचों से तो एक भाषा का बहुत गरिमा होता है नहीं जी, तो उस चीज़ का हम लोग बहुत ध्यान देते हैं। फिर होता क्या है, जैसे आप कोई कहानी लिख रही हैं, आप पिक्चर में भी देखिए, आप सीरियल में भी देखिए, वो सब अपनी गुजरी कहानियां होती हैं। नहीं, हर औरत की जीवन में देखने में लगता है, लेकिन हर औरत कुछ न कुछ फेस करती है। बिल्कुल। हाँ, और वो उससे निकल के अगर कलम चला रही है तो बहुत बड़ी बात होती है। और हमें बड़ी खुशी होती है कि लखनऊ में जितनी भी कवित्री हैं वो आपको यही बताएंगी कि अनीता दीदी ने पहले मंच दिया है हमें। हाँ, तो काफ़ी लोगों को हमने मंच दिया है और काफ़ी आज बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत नाम है उन लोगों का। खुशी होती है कि हमने किसी को बिना कोचिंग, बिना ट्यूशन के उनका नाम किया है। तो जनरली होता है ना कि आपसे ट्यूशन लें, आपको सिखाया जाए, ये सब नहीं किया हमने। उनको हमने नहीं भी पढ़ पाती थी फिर भी हमने बड़े बड़े मंच से उनको कविता पढ़वाया है। अनीता जी, आपकी लेखनी का मुख्य बिंदु क्या रहा और आपका गुरु कौन रहा? मेरी गुरु तो रमा दीदी थी। अच्छा। हाँ, और हमारी दोस्तें भी थी। अच्छा। हाँ, मेरी 3-4 दोस्तें जो साहित्य से आज से 20 साल से हम लोग जुड़े हैं, तो बड़ा वो करती थी, अरे यार इतना टैलेंट है तुम्हारे पास, हर क्षेत्र में हो, कुछ करो करो। तो फिर जिम्मेदारी जब थोड़ी फ्री हुए तो मैंने कहा चलो अपने लिए जीना चाहिए, तो मैंने फिर इसको शुरू किया। और फिर अनुभव, लेखनी में अनुभव का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ज़्यादा महत्व है, या फिर आप मैक्सिमम पढ़िए उसका असर होता है? नहीं, दोनों। अच्छा। पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है और संवेदनशीलता, वो तो बहुत ज़रूरी है। आप संवेदन नहीं है, आपके अंदर दिल नहीं है, तो आप किसके बारे में क्या सोचोगे। नहीं, कल मैं एक प्रोग्राम में गई थी, मैं छोटा सा बात बता रही एक लाइन में, तो किसी का वक्तव्य था, तो उन्होंने बोला कि जब गांव के बच्चे गांव में खेलते हैं और उनको शहर आना होता है तो यहाँ के क्या करते हैं, उनका बचपना ख़त्म हो जाता है और वो रिक्शा चलाते हैं। तो ये कितना संवेदनशील बात है कि बच्चों के पास रोजगार नहीं है और ये काम करते हैं। तो कहानी तो कोई मुद्दा उठाता ही है। वर्तमान में आप युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए साहित्यिक मंच संयोजिका के रूप में भी सक्रिय हैं। इस दिशा में अपने योगदान के बारे में हमें बताइए। मैं बताऊं, मैंने कोई सरकारी मदद नहीं ली है जी, और हम लोग अपने से ही मिलके उसको एक बड़े बड़े प्रोग्राम करवाते हैं। कम से कम हम लोग दिल्ली वर्ल्ड बुक में भी जाके कविता पाठ कर चुके हैं। अच्छा। और बहुत जगह करते हैं, और ये मतलब साल में 2-3 बार हम लोग कवि का वो कराते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम एक कुछ काम कर रहे हैं, कुछ लोग को हम आगे ला रहे हैं। लोगों के बीच में एक आपकी अगर छवि अच्छी होती है तो आपको खुद भी खुशी होती है कि चलो हम एक अच्छा काम करते हैं। जी, आप समाज सेविका के रूप में भी कार्यरत हैं। किस तरह से आप समाज सेवा के ज़रिए दूसरों को प्रेरित कर रही हैं? हम गरीबों को भी बहुत प्रेरित करते हैं कि तुम पढ़ो। मेरे घर कोई अगर दाई भी आती है तो हम कहते तुम क्यों नहीं पढ़ती हो,
हम उसको कहते हैं चलो तुम भरो, फॉर्म भरो, मैं पैसा दूंगी, उसको पढ़ाते हैं। तो हमें लगता है कि आप शिक्षा ही किसी को दे सकती हैं, धन दौलत तो आप दे ही नहीं सकती, किसी को कितनी बार दोगे, एक बार 2 बार आप नहीं कर सकते। बहुत सुंदर बात कही आपने। है तो शिक्षा पे हम बहुत ज्यादा, और शिक्षा की चोरी भी कोई नहीं कर सकता है, तो हम इसी पे बहुत ज़्यादा वो करते हैं। और हमें ये जो आश्रम खुलते हैं, हमें जाना ही खराब लगता है, हमें इतना तकलीफ होता है वहाँ की लेडीज़ को देख के, लेकिन जाते हैं, सोशल वर्क करते हैं, जितना भी हम लोग कर सकते हैं हम लोग करते हैं। तो दोनों छवि है, एक संपादक की भी है, कवित्री की भी है, एक सामाजिक का भी है, तो करते हैं। इतने सारे आयाम आपकी ज़िंदगी के रहे, आप स्पोर्ट्स पर्सन रहीं, साहित्यिक भी रहीं, समाज सेविका के तौर पे भी आपने बहुत समाज को दिया। ये सारी जिम्मेदारियां निभाना एक महिला के तौर पर कितना चुनौतीपूर्ण रहा? नहीं रहा। हम बहुत प्रॉपर अपना सेट करके चलते थे। हाँ, अगर आपका घर ठीक है तो आपको कोई परेशानी नहीं है। नहीं, सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है? आपके घर से। परिवार में अगर आप जिम्मेदारी नहीं करती हैं तो आपको परेशानी है। और मैं बताऊं, मैं इन सब के साथ मैंने तबला प्रभाकर भी किया है। अच्छा। हाँ, और उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन तबला आज भी मेरे पास तबले आते तो मेरी उंगलियां चलती हैं। तो हर पल हम जीते हैं। सही, अभी भी मेरा मन होता है कुछ करने का, कुछ पढ़ने का, सोचते हैं LLB कर लूं, लेकिन फिर सोचते बहुत ज़्यादा भय। तो बस हम तो हर लेडीज़ को कहते हैं ये फालतू में कॉलोनी में बैठ के 4 औरतें इकट्ठा हो जाओ, परपंच करो, ये है वो है, तो उससे कोई मानसिकता कि आपके मानस पटल पे कोई अच्छा असर नहीं करता है ना। तो आप उसके लिए कुछ सोचो। और अगर हमने 2 भी लेडीज़ को कर दिया तो एक अच्छा लगता है कि हमने चलो करा है, कुछ बदलाव ला रहे हैं हम समाज कुछ हमें लोग कह रहे हैं, तो हमारा हमेशा रहता है कि आप लाइए, चेंज लाइए। और एक मेरा सोशल वर्क बहुत ज़्यादा है। हाँ। अक्सर आपने देखा होगा घरों में सास बहू का झगड़ा। हमने कई घरों में ऐसा झगड़े हुए हैं, हमें मालूम चला है, हम 4-4 घंटा वहाँ बैठते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। हम लड़के को भी समझाते कि देखो अपने माँ बाप की वजह से अपनी बीबी के पर टॉर्चर मत करो, माँ बाप तो चले जाएंगे, रहना तो इनके साथ है। तो कई सफलता भी हमें उस परिवार में मिला है, तो इससे भी हम बहुत खुश रहते हैं। बहुत सुंदर बात। अनीता जी, से पहले कि हम अपने कार्यक्रम को यहीं पर विराम दें, हमारे जो श्रोता आपको सुन रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? श्रोता से हम कहेंगे आप हिम्मत मत हारिए, हिम्मत हारेंगे तो कुछ नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, आप जीवन में प्रतिदिन 10 ही रुपए कमा रहे हैं, आप उसमें भी खुश रहिए। क्योंकि अगर आप खुश नहीं हैं तो आपको 10 बीमारियां आएंगी, और वो डॉक्टर के पास पैसा देते देते आदमी परेशान हो जाता है। और खुशी ढूंढनी चाहिए। हम हर श्रोता से, हर लोगों से यही कहेंगे, आप खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। खुशी में ही सब कुछ है। बहुत ही सुंदर और जीवन का सार जिसमें है वो बात आपने कही कि जो मिला है, जो हासिल है, उसमें मुतमईन रहिए और सुकून ढूंढिए। और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे। अगले अंक में हम आपकी मुलाकात कराएंगे किसी नई शख्सियत के साथ। आप सुनते रहिए 107.8 FM रेडियो जयघोष। अनीता जी, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ बैठ के मैं रूबरू हूँ जी, और बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और महिलाओं को आगे आना चाहिए अच्छे रास्ते से। हमारा ये है कि महिलाएं अपने चरित्र हनन ना करें। एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी होता है कि महिलाएं चाहती है कि हम बहुत जल्दी पालें, हर क्षेत्र में हम देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें फिर आपका मॉरल गिर जाता है, आपके पास गट्स नहीं रहता है कि आप खड़े होकर किसी से बात कर। पता ये दुनिया है, दुनिया बहुत जल्दी सब कुछ जानती है। नहीं, तो मेरा एक ये भी कहना है महिलाओं के लिए कि अपने उसको मेंटेन करके चलिए, गरिमा को अपने। बस समरीन जी। ओके मैम, थैंक यू। आप सो स्वीट हैं। थैंक यू मैम।